चलिए बच्चा लोगों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कहाँ आ गए थे? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करो। आज SRBT का टेस्ट नहीं, आज नहीं कल। अच्छा, आप लोग SRBT का टेस्ट दे रहे हैं क्या? क्यों भाई? नो सर। यस सर। अच्छा, मतलब कुछ लोग दे रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आ गए। स्टार्ट करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर। अगर रिएक्शन विद एयर की बात करें तो NCERT में तो आगे पीछे होगा तो समय लगेगा। चलो चलते हैं NCERT बाहर मिले, बार बार करने में समय लगेगा। अगर इन एलिमेंट्स को हम लोग एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन करके E2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इन ऑक्साइड्स का एग्जांपल देखें, B2O3 है, Al2O3 है, Ga2O3 है, In2O3 है एंड Tl2O3। इसमें से ये आपका एसिडिक एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर बात करें तो ये लोग एम्फोटेरिक और नीचे वाले जो है अगर इनकी बात करें तो स्लाइटली बेसिक बोल सकते हैं। बेसिक दूसरी तरफ अगर इन एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाएं तो बेसिकली दो नाइट्राइड हम लोग देखते हैं। ये लोग EN टाइप के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जैसे BN और
ALN, इसके नीचे किसी का जिक्र नहीं। अगर BN की बात करें तो ये कोवैलेंट नेचर का है, और ALN बात करें तो ये आयनिक है। अब जरा एक बात बताइए BN के रिस्पेक्ट में, कि अगर BN कोवैलेंट नेचर का है तो क्या बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? No, sir. No. चलिए यहाँ नोट डाल देते हैं हम लोग। अरे यार ये मेरी राइटिंग क्या हो जाता है यार, इस पे कैसे मतलब जैसे लगता है कि कपकपी टाइप का हो रहा है, पता नहीं कैसे, मतलब पेंसिल इस पे काटती रहती है। ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट इन नेचर, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोवैलेंट नेचर का है, ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट इन नेचर, BN get polymerizes इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कोवैलेंट नेचर के तो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा ही करेगा। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, गेट पॉलीमराइजेस, यानी हम इसे लिख देते हैं BN का होल है। और जब पॉलीमराइज कर रहा है तो बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, और ये चेन है, ये चारों तरफ फैलता चला जाता है। अब नाइट्रोजन अपना एक लोड पेयर इससे शेयर कर लेगा, ये नाइट्रोजन इससे शेयर कर लेगा और ये नाइट्रोजन इससे शेयर कर लेगा। इसे क्या नाम देते हो आप? बोराजीन, ऑर्गेनिक Inorganic benzene. बेंजीन। चलिए बधाई के पात्र हैं, आपने स्कोर किया है -5 मार्क। Inorganic graphite. अच्छा, मतलब एक बार ये डिसाइड कर लियो कि जब पहला आंसर देंगे तो गलत देंगे, जब -5 मिल जाएगा तो फिर सही करेंगे। तो वो B3N3H6 होता है। तो फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन सर ये जो आपने मतलब डंडियां खींच दी हैं वो लगा शायद H है। नहीं, हमने कहा पॉलीमेरिक होता है, ये यहाँ रुकता नहीं है, फैलता रहता है ऐसे ही। यस सर। ग्रेफाइट हो जाए। चलो अगली सर चीज। हाँ स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ऊपर कुछ लिखा ही नहीं बेटा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आप बताइए जरा, इसमें बोरान और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp2 sp2 दोनों का। नाइट्रोजन और बोरान दोनों का क्या हो गया, sp2। आप बताइए नाइट्रोजन का sp2 क्या हो गया, उसके पास तो लोड पेयर है ना। कोऑर्डिनेट बनाया ना सर डीलोकलाइज होगा ना। बैक बॉन्डिंग शो करेगा नहीं? यस सर, करेगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से तो बना है बॉन्ड ये। और अगर इसको और हम डीलोकलाइज भी होता रहेगा। अगर इसकी हम एनालिसिस करवा दें, पानी में डाल दें, तो अब क्या होगा? अगर इसमें पानी डाल दें तो NH3 और BOH3। हाँ, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। बोरान का कोई कंपाउंड पानी में डाल दो, एक चीज हमेशा मिलती है, H3BO3, कोई भी कंपाउंड ले लो और साथ में क्या मिल जाएगा, NH3।
और दूसरी तरफ एल्युमिनियम वाले के लिए वहां भी कोई इशू नहीं है, एल्युमिनियम का नाइट्राइड था, इसे भी अगर पानी में डाल देते हैं तो ये भी दे देगा एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ मिल जाती है अमोनिया। और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? बोराजोन। बोराजोल। बोराजोन या बोराजीन? बोराजोल। बोराजोन। बोराजोन। चलिए हो गया। हो गया बच्चा ये? यस सर। चलिए रिएक्शन टुवर्ड्स एयर पहले देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि बोरान इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एल्युमिनियम फॉर्म्स अ वेरी thin oxide layer on its surface which protect the metal from the further attack. Amorphous boron and aluminium metal on heating in air form this and this respectively. तो ये कह रहे हैं कि अगर बोरान की बात कर रहे हैं तो इट इज अनरिएक्टिव, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास बोरान है तो बोरान ये दो रूपों में पाया जाता है, एक है क्रिस्टलाइन बोरान और दूसरा है एमार्फस। अगर क्रिस्टलाइन बोरान की बात करें तो क्रिस्टलाइन बोरान बहुत ही हार्ड है, नॉन रिएक्टिव, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड है, नॉन रिएक्टिव है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और एमार्फस की बात करें वहीं तो ये सॉफ्ट एंड रिएक्टिव एंड लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जब एनसीईआरटी कर रही है तो इसका मतलब है कि बोरान अनरिएक्टिव को बोल रही है वो कौन सा है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। और एल्युमिनियम फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द फर्दर अटैक। एल्युमिनियम की जब बात करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या है? बहुत पतली सी लेयर बन जाती है। तो फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करते हैं? एमार्फस बोरान लेते हैं और एल्युमिनियम, इनको पाउडर रूप में पीस लेते हैं और जब पाउडर रूप में पीस के रिएक्शन करवाते हैं तब फिर ये रिएक्शन हो जाती है। तो बस यहाँ एनसीईआरटी में बोल ये आपको अंडरलाइन करना, बोरान अनरिएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म और एल्युमिनियम वेरी थिन लेयर ऑक्साइड ऑन द सरफेस। आगे एमार्फस बोरान एंड एल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं तो ये एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड ये बना लेते हैं। अब यहाँ जब देखोगे तो कह रहे हैं कि जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर दे फॉर्म द नाइट्राइट। यहाँ ई का मतलब एलिमेंट। अब एलिमेंट इस ग्रुप का कोई हो सकता है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि दो की हमें जरूरत है। एक तो हम बीएन की बात करते हैं जिसे अभी हम लोगों ने बोला था इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और दूसरा एल्युमिनियम नाइट्राइड के बारे में जिक्र आता है। आगे
The nature of these oxides varies down the group. Boron trioxide is acidic and react with basic metallic oxides forming the metal borate. Aluminium and gallium oxides are amphoteric and those of indium and thallium are basic in the property. ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं. चलिए अब अगले पे आ जाते हैं. Reaction towards acid and alkalis. Reaction with acid and alkalis. एसिड है एसिड एंड अल्कलीज बेस. इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हमें दो चीजें जाननी है. पहला चीज जानना है ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और दूसरा जानना है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड. चलो भाई ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के एग्जांपल बताइए. HClO4 H2SO4 HNO3 7 CrO4 concentrated HNO3 concentrated H2SO4 और concentrated HClO4 H2SO4 HClO4 है H2SO4 H2SO4 है और H2CrO4 H2Cr2 7 H2CrO4 है Cr2O7 है. HMNO4 और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो सारे के सारे क्या है डाइल्यूट. HCl H2CO3 है H2SO4 है H3PO4 है इत्यादि. ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. अब अगर हम लोग बोरान को लें और इस बोरान की रिएक्शन करवा दें ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स रिएक्शन करके क्या दे देता है H3BO3. और अगर इसकी हम रिएक्शन करवा दें नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ no reaction तो ये इनसे no reaction. ठीक. अच्छा चलो इसको मैं लिख रहा हूं जरा पहले एनसीईआरटी को ऑथर के लिए देख लो जरा. ये कह रहे हैं कि बोरान डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर. आप बताओ जरा इस लाइन का सेंस क्या है. एनसीईआरटी क्या कह रही है इस लाइन में. नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करती है. सर लो टेम्परेचर. ये सिर्फ क्रिस्टलाइन बोरान की कहानी है क्योंकि ये तो सीधे कहा के निकल गया कि बोरान डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर नहीं बोले इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर. तो इसी चीज को
हम लोग यहाँ अपडेट करेंगे कि बोरान, अभी हम लोग को लिखा तो था खैर कि बोरान है, अगर बोरान की हम रिएक्शन करवा देते हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ, इसे हीट कर देते हैं, तो ये हमको दे देता है H3PO3 और साथ मिल जाती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। लेकिन अगर इसकी हम रिएक्शन करवा दें डाइल्यूट HCl के साथ, नो रिएक्शन। यानी ऑक्सीडाइजिंग एसिड से जब रिएक्शन करवाते हैं तब तो रिएक्शन हो रही है, और जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन करवाते तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। और ये कौन सा बोरान है? एमार्फस। एमार्फस बोरान। दूसरी तरफ अगर इस बोरान की हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, और ये NaOH कैसा है? फ्यूज्ड, तो रिएक्शन हो जाती है और हमको मिलता है Na3BO3 और साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH एक्वस के साथ, नो रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन, नॉर्मल टेम्परेचर ले रहे हैं, हीट नहीं करते, तो कोई रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ होने लगती है। अब एल्युमिनियम की बात करें, अगर एल्युमिनियम को हम लोग कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा भाई? नो रिएक्शन। No reaction. ऑक्साइड लेयर पर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। यस सर, तो यहाँ एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिकम्स पैसिव। L2O3। हाँ, तो अगर एल्युमिनियम को हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवाएं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बिकम्स पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। और अगर इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हमको मिल जाता है AlCl3 और साथ मिल जाती है हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इस एल्युमिनियम को NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये हमको दे देता है NaAlO2, साथ मिलती है हाइड्रोजन गैस। अगर इसको NaOH फ्यूज के साथ करवा दें तो हमको देता है ये Na3AlO3, साथ मिल जाती है हाइड्रोजन गैस। अच्छा जरा बताओ, ये जो लिखा हुआ है अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो क्या ये गलत है क्या? इसमें अलग अलग सही है। सर हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? सर सही है, कंबाइन हो जाए। सही है सर। सही है सर।
देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्वस, देख मतलब पानी है। तो बच्चा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये देखो हमारे हमारे पास था NaAlO2, ये एक साथ है, ये केटायन है, ये एनायन है, वाटर सॉल्युबल होता है। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने इस एनायन वाले पार्ट में 2 वाटर मॉलिक्यूल दे दिए। 2 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 2H+ और 2OH-। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4H+ आ जाएगा। और 4H+ में से चूंकि हम हर H निकाल नहीं रहे हैं, OH और H में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या बोला था, 2H+। सर एक AlH2O4 भी तो बनता है। आ रहे हैं बेटा, वहां भी आ रहे हैं। यस सर। तो ये हो गया। अब एल्युमिनियम वाले में 2 O देखो है, तो यहां से हम क्या ले दिया हमने, 2O-2। तो जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो फिर हमें क्या मिल गया, 2OH-। तो 2OH- ये, 2OH- ये। अब हम जानते हैं कि वाटर को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एल्युमिनियम का 3। तो अगर इसको हम Na+ को रहने दें, लेकिन एल्युमिनियम को रिप्लेस कर दें OH का होल 4, ये माइनस, Na+ लगा दिया, तो दोनों एक ही है। यहाँ भी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। वाटर को डालो या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये ऐसे लिखा जाए, बल्कि जब एक्वस मीडियम में है तो ये लिखना ज्यादा सुटेबल है ऊपर वाले की तुलना में। ठीक है, यस। एक्चुअली जितने एलिमेंटेट्स होते हैं, जैसे देखो हमने लिखा Na2ZnO2, सोडियम सिंकेट। ये कुछ है नहीं है, देखो क्या ऑक्साइड, Na2O सोडियम का ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड। यही हाँ। तो चलो ये हम लोग का हो गया। अब एक चीज केवल ऊपर वाले रिएक्शन में बता दो कि ये जो पैसिव होते हैं वो कौन कौन से मेटल हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ पैसिव हो जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, पेकोनेट, क्रोमियम, आलू, बेरिलियम। हाँ, Yes, वो नहीं करा रहे आलू में, फिर वो नहीं करा रहे। एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं सभी। हाँ बेटा, एम्फोटेरिक एलिमेंट मेटल वगैरह। जो पैसिव होते हैं, नहीं भाई ये देखो, एम्फोटिक नहीं है, को एम्फोटिक नहीं है, नहीं निकिल एम्फोटिक नहीं है, करारे क्रोमियम, फेको नहीं, करारे आलू बे, इसमें सिर्फ 2 ही तो एम्फोटिक है, बाकी तो सब प्योर मेटल। ये सारे के सारे पैसिव होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड अराउंड द मेटल सरफेस। अब आ जाए रिएक्शन विद हैलोजन। सर पैसिव में तो बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ बेटा, पैसिव में तो बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? पैसिव है तो किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैसिव कब होता है, जब हमने बोला कि बिकॉज पैसिव, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास ये बीकर है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम का एक पीस है, इसके अंदर हमने डाल दिया और इसमें HNO3 भरी हुई है, इसमें HNO3 भरी हुई। तो जैसे ही एल्यूमिनियम को HNO3 के अंदर हम डालेंगे तो चारों तरफ HNO3 है ही, HNO3 एल्यूमिनियम के सरफेस पे रिएक्शन स्टार्ट कर देगी और जब रिएक्शन स्टार्ट करेगी तो इसके चारों तरफ एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अगर चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बन गई तो अब HNO3 एल्यूमिनियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर HNO3 अब एल्यूमिनियम तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्दर रिएक्शन क्या करेगी, रुक जाएगी। तो यही हम बोलते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड अराउंड द मेटल सरफेस these metal becomes passive। बोलो क्या बोल रहे थे? यस सर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सर हाई टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करेंगे ही ना, हाई टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करेंगे ना सर, ऑक्साइड का लेयर टूट जाएगा तो। नहीं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे मतलब हाई मतलब लेयर नहीं टेम्परेचर बनेगी, पैसिव लेयर नहीं बनेगी हाई टेम्परेचर पर। ऐसा कहीं है क्या? मेरे समझ से तो ऐसा नहीं है। पता नहीं सर, पूछ रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे समझ में। सर ऐसे ही बीकर में अगर HNO3 की जगह कोई बेस हम डाल देते हैं एल्कली लाइक NaOH, तो ये चीज नहीं होती, ऑक्साइड की लेयर ना बने। नहीं नहीं, ठीक है। और HNO3 भी जो ये लेयर बना रहा है उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि HNO3 एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, यानी उसके पास दो काम है, एसिड की तरह भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है। जब ये पैसिव होते हैं तब HNO3 एसिड की तरह काम नहीं कर रहा, तब वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, इसलिए ऑक्साइड की लेयर बन रही है। ओके सर। तो जितने भी पैसिव होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं, इसलिए देखो हम वर्ड बोला ना, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ पैसिव होते हैं, वो है तो एसिड लेकिन काम कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। सर आपने बताया नहीं वाला एल्युमिनियम और H2O वाला। क्या? एल्युमिनियम और H2O4 जब बनता है वो कैसे बनता है? अभी जब हैलाइड्स में हम आएंगे तो देखो एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया है। ओके सर, ठीक है तब। नहीं, अब तुमको दिखा देने, तुम कहोगे लो अभी नहीं बताया फिर पास कर गए और फिर आगे भी नहीं सर, कंफ्यूजन हो जाती है ना बार बार इसमें। नहीं, हाँ, कहाँ गया भाई हैलाइड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अच्छा, इसके बाद ये पैरा यहाँ, बल्कि ये तो पैरा यहाँ से है। Tetravalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. For example, the tetrachloride on hydrolysis in water form the ये complex species. The hybridization state of element is this, and आगे क्लोराइड की जब बात करते हैं तो पानी में देखो क्या बनाता है। यस सर। तो अभी जब हैलोजन पढ़ लेंगे तो हैलोजन की बात करेंगे। ओके सर। रिएक्शन विद हैलोजन। जब इन एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये EX3 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जितने भी इनके EX3 हैं सारे के सारे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये काम कैसे करेंगे? एक्ट एज लुईस एसिड। ये लुईस सारे के सारे, तो दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक्ट एज लुईस एसिड। अब अगर इनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो हमारे पास BX3 है, AlX3 है, गैलियम है, इंडियम है और थाइलियम है। अब यहाँ कुछ बातें अगर हम लोग पहले इनके आर्डर से रिलेटेड देखें तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले बताइए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। इसके लिए एक हम लोगों ने पढ़ा है छोटा छोटा बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा। तो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। आप बताइए जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कांस्टेंट बना सेम रहेगा रहेगा। 120 डिग्री। तो जिसका जो भी बॉन्ड एंगल है उसके बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर हाइड्रेशन सेम हो और ज्योमेट्री रेगुलर है रेगुलर चेंज नहीं होता। अगर हाइड्रेशन सेम है और ज्योमेट्री रेगुलर है तो बॉन्ड एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। तो बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम। आपने ऊपर लिखा है कि सारे के सारे लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो बताइए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज। क्यों? घटते बैक बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर बैक बॉन्डिंग। इंक्रीज कर रहा है। लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो रहा है। क्यों? आयनिक कैरेक्टर। बैक बॉन्डेड डिक्रीज आयनिक हो रही है। कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नहीं, एक लोग कुछ बैक बांटने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो बच्चा? सर बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी सर डिक्रीज होती है। अच्छा, बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है इसलिए लुईस डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो रहा है। साइज बढ़ जाएगा। वो नहीं तो इनवर्स नहीं, का होता है। कोवैलेंट वो तो आयनिक तब होगा ना लुईस जब एसिड वही liquid एक्ट कर में सकते होगा। हैं जो कोवैलेंट कैरेक्टर शो कर रहे हो। लुईस इसलिए एसिड आयनिक हो कैरेक्टर जाएगा। कम होता है। तो अगर इसका एनसीईआरटी से रीजन तलाशोगे कि एनसीईआरटी ने क्या दिया है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ड्यू टू इंक्रीज इन Yes, sir. साइज। लेकिन आप जानते हो अगर ये साइज इंक्रीज करेगी तो फिर कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो आयोनिक कैरेक्टर क्या करेगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक। अब आगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट नेचर के। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवैलेंट नेचर के हैं तो इनको अगर हम पानी में डालें तो क्या होती है? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको एक स्पीशीज मिलती है EOH का होल 4 माइनस। अगली स्पीशीज आपको मिल सकती है EH2O का होल 6 प्लस 3। और अगली स्पीशीज आपको मिल सकती है EOH का होल 4 H2O का होल ट्वाइस माइनस। ये आपका sp3 यानी टेट्राहेड्रल स्पीशीज है और ये आपका sp3d2 है यानी ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है और ये भी आपका sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है। अब हमसे बोला कि बताओ ये कौन से लोग बनाएंगे, ये वाली स्पीशीज कौन से लोग बनाएंगे? सारे लोग। सारे बनेंगे सर। ऑल। और ये दोनों एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन को छोड़ के। एक्सेप्ट बोरॉन, ऑल।
यहाँ एक पॉइंट और कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऑल ट्राइवेलेंट ऑल ट्राइहेलाइड्स आर known एक्सेप्ट क्या था TLI3। तो अगर थैलियम की बात करें, थैलियम का ट्राई फ्लोराइड भी मिलता है, क्लोराइड मिलता है, ब्रोमाइड मिलता है, लेकिन थैलियम का ट्राई आयोडाइड नहीं मिलता। कारण क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग। तो जैसे एसिड बेस एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एक साथ नहीं रह सकते। अगर गलती से आपने इसे बना भी दिया तो टूट करके आपको देगा TLI और साथ में क्या निकल जाएगी? I2। आयोडीन। सर AlX3 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेगा ना? कौन? सर एल्युमिनियम के कोई भी ट्राई हैलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करवाए तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी ना? एल्युमिनियम फ्लोराइड को छोड़ दो। अगर यस सर, क्लोराइड की तो कंप्लीट होगी ना? क्लोराइड की ना? यस सर। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर लेकिन NCERT में लिखा है वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करता है। इसी में लिखा है। सर प्रॉब्लम 11.2 देखिएगा। अच्छा, अभी आ जाएंगे। यस सर। तो ये बात हो गई भाई। अब इधर देख लीजिए। अगर हम लोग BF3 ले लें, BCl3 ले लें, BBr3 ले लें और BI3 ले लें और इधर से इधर की तरफ जाएं, तो आप बताइए बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। डिक्रीज होती है। तो इसीलिए लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इंक्रीज। तो जो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग है वो इसमें, तो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा? सबसे गंदा। तो यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग तो लुईस। हाँ बच्चा, एक कंफ्यूजन रहती है, ये जो आपने अभी लिखा है BF3 BCl3, सर इनमें क्या बॉन्ड एंगल कांस्टेंट रहता है? एक्चुअली बेटा जब नीचे की तरफ जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एंगल होगा, अगर हमसे कहे कि नहीं आप बताओ कि एंगल के बारे में, तो कहीं कोई डाउट नहीं है, एंगल रिमेन सेम। अच्छा, आपको कंफ्यूजन किस सेंस में? एक मिनट, ये वाला हम लाइन पूरी कर ले, फिर बात उस पर डिस्कस करते हैं। ओके। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग है और हमसे पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन होगा, तो BI3 के लिए क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग है तो वीकेस्ट लुईस एसिड है, और यहाँ नो बैक बॉन्डिंग, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। चलो अब बताओ क्या पूछ रहे थे इधर। सर ये जो ऊपर लिखा है BX3 AlX3, सर इस वाले में सर आप क्यों कर रहे हैं? ना हम इसको इतना एरिया साफ करते हैं जहाँ बच्चा पूछ रहा है। हाँ सर, तो इस वाले में सर बैक बॉन्डिंग, वो बॉन्ड एंगल जो है सब में सेम ही रहता है। हाँ,
तो ये जो नीचे आपने नोट लिखा है इसमें बॉन्ड एंगल क्या कांस्टेंट रहता है? नोट का मतलब ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं और बॉन्ड एंगल पूछ रहे हो ना? जी। हाँ, बॉन्ड एंगल सेम रहता है। तो और जो नीचे आपने लिखा है BF3 BCL3 क्या इसमें भी जो है बॉन्ड एंगल सेम ही हाँ, रहेगा? इधर से इधर। यस सर, इधर से इधर। हाँ, बिल्कुल सेम रहता है। ओके। नहीं, डाउट किस बात पे? देखो, ये पूछने से थोड़ी ना होगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, ये जानना चाहिए ना। तो डाउट क्यों था ये तो बताओ। सर क्योंकि कहीं कहीं पे देखा है कि जैसे कि BCL3 BF3 या AlCl3 और AlF3 दिया हुआ है, तो किसी सेंस में कहते हैं कि बॉन्ड एंगल कांस्टेंट रह रहा है और कहीं कहीं पर सर जो है इंक्रीज या डिक्रीज का ऑर्डर बता देते हैं। नहीं, ऐसे देखो, ये बताओ, मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल। सर अगर सेंट्रल मेटल सेम होगा और सारे मतलब जो लगे हुए मेटल डिफरेंट होंगे तब बॉन्ड एंगल का क्या इफेक्ट होगा, और सेंट्रल मेटल डिफरेंट होगा और एक ही है यस सर। sp2 नहीं होता है, sp3 में होता है। अच्छा, आ रहे हैं। पहले ये बताओ, ये जो पूछा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 60 डिग्री है सर। 60 होगा। और मेरे पास एक अगला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब बताओ ये 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा। क्यों? ये इतना लंबी लंबी आर्म हो गई तो बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं। नहीं। अच्छा, मेरे पास BX3 है, यानी ये बोरान है, और इससे 3 X लगे हुए हैं, और मेरे पास ये थैलियम है और इससे 3 X लगे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? ये एंगल क्यों चेंज होने लगा? बोलो भाई। यस सर। अभी बॉयज में कोई पूछ रहा था, ध्यान दो इधर देखो, मेरे पास NF3 है और मेरे पास NCl3 है। हमसे बोला गया भैया बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो हमने कहा इसका ज्यादा होगा। NCl3 का। हमारे पास BF3 है, हमारे पास BCl3 है। हमसे पूछा बॉन्ड एंगल क्या होगा, हमने कहा दोनों का समान होगा। एक्सप्लेन करना है, इस बात को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने आपसे क्या बोला, हमने कहा कि सपोज हमारे पास ये बोरान है और इससे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। बॉन्ड एंगल किसके कारण होता है? तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, बेस्पर थियरी हम लोगों ने पढ़ा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। यह इलेक्ट्रॉन तब तक एक दूसरे को रिपल करेंगे जब तक इनके बीच की दूरी मैक्सिमम या रिपल्सन मिनिमम ना हो जाए, और इस मैक्सिमम मिनिमम रिपल्सन के लिए इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर एक पॉइंट के चारों तरफ देखें 360 एंगल होता है, और 360 में मैक्सिमम दूरी कब हो सकती है? जब एंगल 120 का आ जाए। अब सेम हम बोरान के केस में हो जाएगा। माना कि क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर क्लोरीन की साइज बड़ी है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ था वो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन पेयर और दूर चला जाएगा, लेकिन तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर तो उतनी ही दूरी पे चले जाएंगे। तो यहाँ भी रिपल्सन की सेम कंडीशन। दूसरी तरफ जब NF3 और NCl3 की बात करते हैं तो कहाँ से इश्यू आ जाता है? लोन पेयर। हमने कहा ये मेरे पास नाइट्रोजन है और ये इसका लोन पेयर है, और यहाँ F3 लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी तरफ ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर है, और यहाँ Cl लगा हुआ है। अब हमने क्यों कहा दिया कि एंगल ज्यादा हो जाएगा? अब भी तो वही कंडीशन है? नहीं, अब थोड़ा सा अंतर है। बेसिक अंतर क्या है, पहले ये सब लोग, यहाँ अगर हम
नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 3 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 4 है। इसका मतलब हुआ इस केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साइड में होगा। अब आप बताओ, अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड में जाए तो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा। अब रिपल्सन में हमने क्या पढ़ा है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, बॉन्ड पेयर उससे कम होता है। तो अगर ये फ्लोरीन के साइड में आ गया तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो इनके बीच का रिपल्सन क्या हुआ, कम हो गया। अगर इनके बीच का रिपल्सन कम हुआ तो जरा बताओ इधर वाला रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? कर जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो अगर इधर वाला रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा क्या करेगा, ये बॉन्ड को अंदर की तरफ धक्का दे देगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लोरीन पे आ जाओ, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिटी 3 है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिटी 3 है। इसका मतलब वो यहां जब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, करीब करीब सेंटर में रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन करीब करीब सेंटर में रहेगा तो फ्लोरीन के से कंपेयर करो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, बोलो। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है तो इनके बीच का रिपल्सन ज्यादा है। और अगर ये वाला रिपल्सन इसके तुलना में NF3 के तुलना में अगर ये वाला रिपल्सन ज्यादा है तो इधर से जो ऊपर से रिपल्सन लग रहा था, अगर ये रिपल्सन ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा काउंटर करेगा। और अगर थोड़ा सा काउंटर करेगा बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो। हमारे पास NCl3 है और हमारे पास PCl3 है। NCl3 यहां करीब करीब सेंट्रली लोकेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहां फास्फोरस और क्लोरीन की बात करें तो किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा सा फास्फोरस से दूर और क्लोरीन के पास आ जाएगा। फिर वही बात आ गई कि अगर यहाँ सेंट्रली है तो इनके बीच की दूरी ये और ऊपर लोन पेयर का रिपल्सन। लेकिन जब फास्फोरस में हम देख रहे हैं तो फास्फोरस में बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी बढ़ जा रही है नाइट्रोजन की तुलना में। और अगर यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी बढ़ गई तो इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा। अगर इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा तो लोन पेयर वाला रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा, ये बॉन्ड क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे। और यहाँ फास्फोरस की तुलना में यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी कम है, क्यों, क्योंकि ये लोग सेंट्रल एलिमेंट के साइड में गए हैं। अगर ये सेंट्रल एलिमेंट के साइड में शिफ्ट होते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या है, कम होती चली जाएगी। अगर इनके बीच की दूरी कम है तो फिर ये जो ऊपर वाला रिपल्सन था उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, बॉन्ड थोड़ा सा क्या करेगा, फैल जाएगा। इसीलिए बोलते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम तब बोलते हो कि इलेक्ट्रो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। ये देख लो, जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, ये कहानी। तो अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो आप बताओ, अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा, सेंट्रल एलिमेंट के साइड में जाएगा। और अगर बॉन्ड पेयर सेंट्रल एलिमेंट की तरफ मूव करेगा तो बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी कम होने लगेगी। अगर बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी कम होने लगेगी रिपल्सन डोमिनेट करेगा। अगर रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड दूर दूर तक चले जाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी कम हो जाएगी तो जो बॉन्ड पेयर है वो सराउंडिंग के साइड में जाने लगेगा। अगर सराउंडिंग के साइड में जाने लगेगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा, तो ऊपर वाला रिपल्सन डोमिनेट करेगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बोलते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और सेंट्रल एलिमेंट तीनों सेम हो तब बोलते हो कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट। ये वाला एग्जांपल यहाँ कि अगर बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एलिमेंट और ये लोन पेयर सब समान, देखो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, दोनों में सेंट्रल एलिमेंट भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है।
तो हमने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेटी ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट। क्यों? सराउंडिंग एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनेटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एलिमेंट के साइड में जाएगा, और अगर सराउंडिंग एलिमेंट के साइड में जाएगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा, तो लोन पेयर वाला रिपल्सन डोमिनेट करने लगेगा, तो बॉन्ड पास पास आ जाएंगे। अगर सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेटी कम हो गई, इसका मतलब सेंटर की ज्यादा हो गई, तो बॉन्ड पेयर सेंटर के साइड में जाएगी। सेंटर के साइड में जाएगी तो इनके बीच की दूरी कम होगी, इनके बीच की दूरी कम होगी तो इनके बीच का रिपल्सन डोमिनेट करेगा, और इनके बीच का रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड क्या करेगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बेटा बॉन्डिंग के बारे में। बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर हो गया सर। चलो, उस बच्चे ने जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस और इसकी बात की थी, आओ उस पर बात कर लेते हैं। तो कहाँ गया भाई हैलाइड्स, रिएक्टिव टुवर्ड्स अल्कली, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अरे यार इतने देख नहीं खत्म होगा, और होगा भाई, ये तो इतने देखे खत्म हो गया। चलो अच्छा, पहले तलाशो हाइड्रोजन और कहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, सर टेंस में लिखा है बोरॉन टेंस, और नीचे चलो आ रहा यहाँ से पढ़ जरा। आओ देखो, in trivalent state the number of electron around the central atom in a molecule, कहाँ यार, इधर तो कुछ हो गया क्या, in a molecule इसके बाद कहाँ गया, of the compound of the element, क्या हो गया भाई, कहाँ गया है सब, ये उल्टा पल्टा कुछ हो सर गया यही क्या? है सर सर, सही यही है। ऑफ द कंपाउंड, यही लाइन है। अच्छा, in trivalent state the number of electrons around the central atom in a molecule of the compound of these element, अच्छा जैसे BF3 will be only 6, ठीक है। Such electron deficient molecule have the tendency to accept a pair of electron to achieve the stable electronic configuration and thus behaves as Lewis acid, ठीक है। The tendency to behave as Lewis acid, the tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size। इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, अभी हम लोग जो कंपेयर कर रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लुईस एसिड कैरेक्टर कम होता है। एनसीईआरटी ने बोला क्योंकि साइज बढ़ती है, लेकिन अगर साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, और पोलराइजिंग पावर अगर कम हो जाएगी तो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लुईस एसिड लुईस बेस की तरह काम नहीं करते। अच्छा आगे, तो डाउन द ग्रुप BCl3 easily accept a lone pair of electron from the ammonia to form the BCl3 and adduct formation कर लेते हैं, adduct formation हो रहा है, यानी एक लोन पेयर डोनर है, एक लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक। आगे कह रहे हैं कि AlCl3 achieves stability by forming a dimer। क्यों? क्योंकि AlCl3 does not show back bonding। क्यों? Because aluminium is least electronegative element in their group, ठीक। In trivalent state most of the compound, देखो सारे नहीं कह रहे हैं, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water। For example, the trichlorides on hydrolysis in water form this and so on। कह रहे हैं in this complex ion the 3d orbitals of aluminium are involved and the hybridization state of aluminium is sp3d2। यहाँ इसकी बात हो रही है, ठीक। और ये किसकी बात, यहाँ किसके लिए स्पेशली बोल रहे हैं, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए बोल रहे हैं। देखो
एल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा अब अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया, रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली कर लिया, रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अच्छा ये सारे के सारे बनते हैं लेकिन एक्सेप्ट TLI3, TLI3 हम लोग को नहीं मिलता, और क्यों नहीं मिलता हम लोगों ने रीजन देख लिया। अब बच्चा आप क्या बता रहे थे, कहाँ देखें जहाँ इन्होंने लिखा है कि वो पार्शियल सर हाइड्रोलिसिस, यहीं पर ट्रेंड्स में नहीं कहाँ एनिमल्स प्रॉपर्टीज जी, सर नीचे पार्शियल 11.2 हाइड्रोलिसिस वाला पूछ रहे ये हैं कुछ और। पिंक कलर का है ना बॉक्स, प्रॉब्लम 11.2 यही है अच्छा स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सर। 11.2 इसके नीचे वाला, 11.2 नहीं नहीं है इसके नीचे वाला पेज, ये वाला। हाँ सर इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स white वाला film appears around the bottle of the anhydrous aluminum chloride. Give the region. Anhydrous aluminum chloride is partially hydrolyzed with atmospheric moisture to liberate this moist HCl appear। अच्छा एक्चुअली बच्चा जब ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पार्शियल बोल रहे हैं कि पार्शियली हाइड्रोलाइज, ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप बोल रहे हो मॉइस्ट एयर तो इसका मतलब है वहां सफिशिएंट वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, आप पानी में नहीं डाल रहे हो, नम वातावरण में। नम वातावरण का मतलब पानी नहीं होता, नम वातावरण का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में है वहां, यानी सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये जो रीजन दिया है यह सिर्फ वाटर कम होने के कारण दिया है, अदरवाइज कहीं कोई डाउट नहीं है कि एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं और इसे हम पानी में डाल दें, मतलब सफिशिएंट वाटर मॉलिक्यूल दे दें, तो ये हमको बना लेता है एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में 3HCl मिलती है और ये व्हाइट फ्यूम। और अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने यहाँ लिखा है, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम कई रूपों में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला कि जहां हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया तो अभी इन्होंने क्या बोला था कि हम इसे देखो किस फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि अगर एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में है तो क्या है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देना। ठीक है, यस सर तो चलिए ये हम लोग का ये पोर्शन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरान पे। और बोरेक्स वगैरह, तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि अलग से कुछ नहीं है, सीधे मैं एनसीईआरटी ब्रीफ कर दूं, नोट्स बनाने की जरूरत तो है नहीं कोई, क्योंकि कंपाउंड के नाम पे कुछ है नहीं। बोलो भाई, इसको भी लिखे मतलब मेथड ऑफ नहीं सर, ये तो ऐसे ही छोटा सा सर, उतनी जरूरत नहीं है। नहीं यहाँ बेटा कंपाउंड के नाम पे कुछ पूछा हमसे नहीं जाता, और जितना एनसीईआरटी दिया उतना सफिशिएंट दिया, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं होती। तो मैं इसे अलग से लिखूं या इसी को एक्सप्लेन कर दूं केवल? सर इसी को एक्सप्लेन कर इसी को कर दीजिए। बस इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इसमें अलग से पूछा भी नहीं जाता, जरूरत नहीं, और फिर जहां जो जरूरत होगी मैं साइड में लिख दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरान की बात करेंगे। Important in an anomalous property of boron. So certain important trend can be observed in the chemical behavior of the group 13th element. The trichloride, bromides and iodides of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. A species like
tetrahedral and octahedral, except in boron exist in aqueous solution। ये जो पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। The monomeric trihalides being electron deficient are strong Lewis acid। यहां इसका क्या मतलब हुआ मोनोमेरिक का? मतलब एक ही ट्राइहैलाइड। हाँ, मोनोमेरिक का मतलब है कि वो उनका डाइमेराइजेशन या बैक बॉन्डिंग ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं, उनकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। बोरान ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट विद लुईस बेसेस सच एज अमोनिया टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द बोरान। और जब कभी एक लुईस एसिड एक लुईस बेस आपस में मिलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो जनरल नाम उनके कंपाउंड का होता है एडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। करें इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d orbital that the maximum covalency of boron is 4. Since the d orbitals are available with aluminium and other elements, the maximum covalency can be expected beyond 4. Most of the other metal halides, जैसे aluminium का chloride, are dimerizes through the halogen bridge atom। तो मोस्ट ऑफ द की बात कर रहे हैं, यानी ये लोग बैक बॉन्डिंग शो नहीं करते, इसलिए ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ब्रिज बनाते हैं। ऊपर अभी स्ट्रक्चर नाम दिया भी था। द मेटल स्पीशीज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन इन दीज हाइड्रोजन ब्रिज मॉलिक्यूल्स। तो ये AlCl3 का ऊपर अभी स्ट्रक्चर आपने देखा था, कहीं पीछे मिला था यार। ये क्या है? ये क्लोरीन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये इस बॉन्ड को हम नाम क्या देते हैं? हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड या क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड। अच्छा, कह रहे हैं बोरान इज अनस्टेबल, सॉरी बोरान इज अनेबल टू फॉर्म दिस। तो कोई बात ही नहीं, बोरान की कोवैलेंसी चार्ज ज्यादा नहीं हो सकती, तो बोरान नहीं बनाएगा भी नहीं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले बोरेक्स। तो यहाँ इन्होंने बोरेक्स का कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग जब बोरेक्स की बात करते हैं तो एक दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे ही दिमाग में रखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम बोरान को। तो यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार देख लेते हैं बोरेक्स का। निकाल, हमारे पास सोडियम का कार्बोनेट, इस सोडियम कार्बोनेट से दो मेथड से हम बोरेक्स बना लेते हैं। एक तो इस सोडियम कार्बोनेट की हम रिएक्शन करवा देते हैं H3BO3 यानी आर्थोबोरिक एसिड के साथ, और जब ये आर्थोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें दे देता है Na2B4O7.10S2 और साथ मिल जाता है H2O और साथ मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी तरफ जब इसकी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कोलेमेनाइट के साथ Ca2B4O11 से, तब रिएक्शन के बाद ये हमको दे देता है Na2B4, ये 6 होगा। हाँ Ca2B6, Na2B4O7, साथ में हमें मिल जाता है सोडियम का मेटाबोरेट, साथ मिल जाता है कैल्शियम का कार्बोनेट। CaCO3 है। हाँ Na2CO3 है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। फिर बोरेक्स में हमने आपसे बोला कि अगर बोरेक्स में 10H2O है
तब इसे नाम बोरेक्स देते हो। 5H2O है, तब क्या नाम दिया था? ज्वेलर्स ज्वेलर्स बोरेक्स। ज्वेलर्स बोरेक्स। 4H2O है तो कार्नाइट, कार्नाइट। और अगर 0H2O है तो बोरेक्स क्लास। बोरेक्स क्लास बोरेक्स क्लास। बोरेक्स क्लास करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इतनी चीजें हमें जाननी थी। अब और क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ सकते हैं? तो जब बोरेक्स की बात हमने कर ली तो एनसीईआरटी ने दो चीजें लिखा। एक तो एनसीईआरटी ने लिखा कि भाई बोरेक्स का ये फार्मूला है, और फिर आगे कह रही है कि करेक्ट फार्मूला देयरफॉर विल बी दिस। तो अगर इस करेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, और टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है कैसे? बोरान, ऑक्सीजन, बोरान, ऑक्सीजन, बोरान, ऑक्सीजन, बोरान, OH, 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 OH। इसके ऊपर -2 है तो इसे 2Na+ बैलेंस कर देगा, और साथ में 8H2O। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ जो चारों बोरान है वो आइडेंटिकल है क्या? नो सर। नो सर sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दो sp3 हो sp2। जाएगी ये दोनों sp3 हैं, ऊपर नीचे वाले, और 2 में sp2 हो जाएगी। और अगर इन दोनों की बात करें, ये दोनों क्या है? sp2। सर वो ऑक्सीजन बन गया है। अगर हम आपसे बोलें कि सारे बीओ बांड आइडेंटिकल हैं क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। अगर सारे बीओ बांड आइडेंटिकल नहीं है तो क्यों नहीं आइडेंटिकल है? कारण बताइए। भाई अगर आप कह रहे हो आइडेंटिकल नहीं है, देन फिर रीजन भी तो होना चाहिए, काहे नहीं आइडेंटिकल है? हाइब्रिडाइजेशन अलग। हाँ, एक्चुअली अगर हम यहाँ की बात करें तो ये वाला बीओ बांड कैसे बनाऊंगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरान, और यहाँ भी चूंकि सेंटर में है, सराउंडिंग एलिमेंट थोड़ी नहीं है, तो इसे भी क्या बोल सकते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये वाला बांड कैसे बनाऊंगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस बोरान एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस। तो अगर sp3 बनाएंगे तो बांड क्या हो जाएगा? लंबा। अगर sp3 sp2 बनाएगा तो बांड कैसा हो जाएगा? छोटा। तो सारे के सारे बीओ बांड भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे हैं, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट होंगे तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि अगर हम, अच्छा मान लो हमें 3 ऑर्बिटल दिखा रहे हैं, जरा इसे बताना। अरे यार क्या हो गया? दब गया यार, इसमें फिर मुझ कहां से आ रहा है? गड़बड़ कर दिया। हाँ देखो जरा, हमने कहा मेरे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, मेरे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, और मेरे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। क्या इसे देख करके पहचान के बता सकते हैं कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है? बोलो। इसकी लेंथ ज्यादा होगी वही sp3 होगा। देखो ये sp है, क्यों? अगर लार्जर लोब स्फेरिकल छोटा मोटा होता है तो इसका मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, अगर लार्जर लोब पतला और लंबा होगा तो इसका मतलब p का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, इसका परसेंटेज कम होना चाहिए। अब तुम बताओ, अगर हमारे कोई ऐसे बांड बने जहां sp sp ओवरलैप करे, और एक ऐसा बांड बने जहां sp3 ओवरलैप करे, तो अगर बड़े बड़े एटम्स ओवरलैप करेंगे बांड कैसा हो जाएगा? लंबा।
अगर छोटे छोटे एटम्स ओवरलैप करेंगे बॉन्ड कैसा हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ बीओ बॉन्ड आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि बीओ बॉन्ड जो बना है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन से बना है, तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता। तो खैर, तो चारों बीओ आइडेंटिकल नहीं है, और अगर चारों बीओ आइडेंटिकल नहीं है तो चारों बीओ बॉन्ड्स भी आइडेंटिकल नहीं है। अगली चीज इन्होंने बोला है कि बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर गिविंग द एल्कलाइन सॉल्यूशन, और इस कारण से इनके एल्कलाइन सॉल्यूशन होने के कारण इसका इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए, साफ सफाई के लिए, जो ऑयली इंप्योरिटी कहीं लगी है तो उसको साफ सफाई करने के लिए। अब आपको बताना है कि बोरेक्स का एल्कलाइन सॉल्यूशन, बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन एल्कलाइन क्यों होता है, कारण क्या देंगे आप? अगर आपसे यही पूछ लिया गया कि एक्वा ड्यू सॉल्यूशन टू ड्यू टू एनायनिक हाइड्रो, एनायनिक, बिल्कुल सही है, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस, सही। यहाँ देखो, जब ऑटोबोरिक एसिड को हमने पानी में डाला तो स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, वीक एसिड बन गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। जब हम बोरेक्स को गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये स्वेल अप, फूल जाता है, और जब इसे हम फर्दर गर्म कर देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में सॉलिडिफाई होने पर वो ग्लास लाइक दिखने लगता है, और इसे हम लोग नाम देते हैं बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड, ये जो ग्लासी ये कंपोजिशन, इसे नाम देते हैं बोरेक्स बीड। इस बोरेक्स बीड का इस्तेमाल करते हैं डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन अ गिवन अननोन इनऑर्गेनिक साल्ट। एक दिए गए अननोन इनऑर्गेनिक साल्ट में कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, इसे पहचानते हैं इस टेस्ट के द्वारा। तो देखो एनसीईआरटी क्या कर रही है कि the metaborate of the many transparent metals have characteristic color and therefore borax bead test can be used to identify them lab में। For example, when the borax is heated, और क्या कोबाल्ट का ऑक्साइड ले रहे हैं, तब हमको एक ब्लू कलर का मिलता है कोबाल्ट का मेटाबोरेट। ये बीड कैसी हो जाती है, ब्लू कलर। तो इससे देख के पहचान। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, तो अब यहाँ क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बताइए व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स बीड। तो अगर पूछा गया कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स बीड, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, दिस इज बोरेक्स बीड। अब यहाँ दो चीजें हो गई, एक एक्स है एक वाई है, दो चीजें मिली हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जब कोई ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड बोरेक्स बीड से रिएक्शन करता है तो विच कंपोनेंट ऑफ बोरेक्स बीड रिएक्ट विद ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। तो बेटा जी, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड से बोरेक्स बीड का कौन सा कंपोनेंट रिएक्शन करता है, वाई, बोरिक एनहाइड्राइड, मेटाबोरिक, हाँ बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक, ये चीज। और अगली चीज है, हमने आपको कलर के लिए न्यू, अच्छा नहीं, इसमें सारे बच्चों को नहीं पढ़ाया है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में बेटा देखो कलर क्या होता है, Mn अगर है तो पर्पल या वायलेट, अगर कॉपर है या कोबाल्ट है तो ब्लू, निकेल है तो ब्राउन, फेरस है तो ग्रीन, और फेरिक है तो येलो। इसके लिए याद करने के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक्स बनाया था कि मैंने पहले बोला, मैंने पहले बोला क्या, क्यों कोई नई फरियाद, मैंने पहले बोला क्यों कोई नई फरियाद,
BBG। क्यों कोई नई फरियाद BBG? और BBG ने आंसर क्या दिया था? एक येलो बिंदी। बिंदी का मतलब है बीट टेस्ट। तो न्यूमोनिक था कलर को याद करने के लिए कि मैंने पहले बोला क्यों कोई नई फरियाद BBG। BBG ने आंसर दिया एक येलो बिंदी। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो फेरस देता है यही कलर देता है क्रोमियम प्लस 3B। न्यूमोनिक्स में सेट नहीं हो रहा था तो इसलिए वहां नहीं देखा। मैंने पहले बोला क्यों कोई नई फरियाद BBG ने आंसर दिया एक येलो बिंदी। चलिए कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो कल इस चैप्टर में कुछ है नहीं, कल ये समाप्त भी हो जाएगा। अब टेस्ट के पहले भले चैप्टर ना समाप्त हो जाए सारे के सारे, लेकिन हम लोग इस सीक्वेंस में चलते रहेंगे तो अपना टेस्ट होता रहेगा, हम लोग इधर से आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे 1-1 घंटा की क्लास ले लेंगे, जब आपका कुछ दूसरा टॉपिक होगा आप इंगेज होगे तो एक खाली रहेंगे तो 1-1 घंटा की अपनी क्लास लगाते रहेंगे। यस सर। जिससे कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ वो बेटा, थोड़ा सा ऊपर वाला समझा दीजिए, मैं लेट में ज्वाइन कर पाई। ऊपर सर वाला कार्बन नहीं पढ़ाएंगे आप? कार्बन फैमिली भी तो रिएक्शन विथ वाला, रिएक्शन विथ नहीं, कहाँ बेटा बताओ। सर एकदम स्टार्टिंग का रिएक्शन टुवर्ड्स एयर वाला। सर कार्बन नहीं पढ़ाएंगे आप? नहीं नहीं, कार्बन क्यों नहीं, आगे हम लोग अब ये कि तुम्हारे टेस्ट तक हो ही नहीं पाएगा, उसको आ रहा है। लेकिन ये इसी कंटिन्यूएशन में बोरान के आगे कार्बन, मतलब अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसी कंटिन्यूएशन में हाँ चलता सर। है। ओके सर। सर और स्क्रॉल करिए एकदम ऊपर फर्स्ट पेज में जब आपने क्लास स्टार्ट किया। अरे सब मिटा उठा दिया होगा फिर। सर आज वाला। हाँ हाँ, आज ही वाला, लिखने पढ़ने के चक्कर में हम लोग ऊपर नीचे तो लिख पढ़ के हमको लग रहा है रिएक्शन विद एयर, यही तो है। यही है सर, यही है। हाँ, नहीं तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं, फैक्चुअल पॉइंट से देखो। यहाँ हम लोगों ने बोला कि अगर हम एयर से रिएक्शन करवाएं, अगर हम एयर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यह एलिमेंट जब एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स में हम लोगों ने सिर्फ इनको क्लासिफाई कर लिया था कि कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है और कौन बेसिक है, इसके अलावा कुछ बात नहीं किया था। लेकिन जब इसको हम लोगों ने एयर के नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाई थी तो खास करके 2 नाइट्राइड बने थे। एक बोरान का नाइट्राइड बना था जो कोवेलेंट नेचर का था, एक एल्युमिनियम का नाइट्राइड था जो आयनिक नेचर का था। अब इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने नीचे बात की थी नोट में कि एल्युमिनियम बोरान का नाइट्राइड ड्यू टू बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और कोवेलेंट नेचर का है, इसलिए पॉलीमराइज करता है। और जब ये पॉलीमराइज करता है तो इस तरह से पॉलीमराइज करता है, और इसे हम लोगों ने नाम दिया था इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोराजोन। यहाँ हम लोगों ने नाइट्रोजन और बोरान के हाइड्राइजेशन की बात की थी, इसका हाइड्राइजेशन sp2 होता है। नाइट्रोजन का हाइड्राइजेशन होना चाहिए था sp3, लेकिन चूंकि इसका एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसलिए इसका हाइड्राइजेशन हो जाता है sp2। फिर हम लोगों ने बात किया था कि अगर इसको हम पानी में डाल दें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने बोला था कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को अगर पानी में आप डाल रहे हो, बोरान की बात करें अगर, जनरल बात छोड़ दें, तो बोरान के किसी भी कंपाउंड को जब पानी में डालते हो तो हमेशा एक चीज मिलती है, ऑर्थोबोरिक एसिड हमेशा मिलती है। हाइड्रोलिसिस है तो सेंट्रल एलिमेंट दे देता है ऑक्सी एसिड और सराउंडिंग एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन चली जाती है, तो मिनरल एसिड भी हो सकता है, दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो NH3 यहाँ निकल गई। फिर एल्युमिनियम के लिए हम लोगों ने बोला बेटा कि एल्युमिनियम आयनिक नेचर का नाइट्राइड होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, पॉलीमराइज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही नहीं है। लेकिन अगर इसे पानी में डाल दें तो यहाँ हमको मिल जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस उड़ जाती है। अब उसके बाद NCERT हम लोगों ने पढ़ा था। सर बस यहीं तक मेरा छोटा। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, ओके।